टॉप 50 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाता है। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। अरुण दुबे देखिए हमारे भी लाइव आ चुके हैं। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर आ रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए उमेश कुमार भी देखिए हमारे भी लाइव आ चुके हैं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए आपका पारित किया गया था आपका 19 नवंबर 1986। डेट पूरी याद रखिएगा, 19 नवंबर 1986। आर्टिकल नंबर 253, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा 1986 में पारित किया गया। और ये अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। याद रखिएगा, पूरा डेट के साथ याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब अगर आ रहा है बगीचा आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? हाँ ना, ग्रीन हाउस गैस में बताइए कौन सी सबसे अधिक इफेक्ट करती है? और हमारे भी जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है बताइए, कौन इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल सही है, जल वाष्प जो होता है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ ना, जल वाष्प जो है ये सबसे प्रबल ग्रीन हाउस गैस होती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव का 60 से लेकर 70% प्रभाव उत्पन्न करती है, याद रखिएगा। आंसर क्या लगाएंगे? जल वाष्प है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, 4 नंबर का आपको जवाब देना। जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका बिंदु है आपका कौन सा है? केप कोमोरिन, है ना, केप कोमोरिन, जिसे आप कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ऑप्शन लगाएंगे बी नंबर, है ना, बी नंबर होगा, 4 नंबर का बी। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है 4 नंबर का। देखिए जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 4 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 4 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करते हैं, दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, है ना, भारत से दूर, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था, है ना, मुख्य भूमि में दक्षिणतम जो बिंदु है केप कोमोरिन है, जिसे आप कन्याकुमारी तमिलनाडु कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं भारत का उत्तरी जो बिंदु है वो आपका इंदिरा काल है ना, इंदिरा काल है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का जो वन है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? और यहाँ पर आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बिल्कुल सही जवाब है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वन भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन होते हैं। इन्हें हम मानसून वन भी कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम क्या है? मानसून वन, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। मानसून वन, इनको हम मानसून वन भी कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? मानसून वन कहते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। 200 सेंटीमीटर तक होती है जहाँ वार्षिक वर्षा, वहीं पर आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन सा सही है? 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कौन सही है, 6 नंबर में बताइए आंसर क्या होगा। 6 नंबर का लिखा हुआ, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बात बिल्कुल सही है। और यहाँ लिखा हुआ है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होती है, नहीं कम। ये तो गलत है, पहला वाला सही है, केवल पहला सही है। 6 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 7 नंबर का नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ।
अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के माइकल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से होता है। माइकल पहाड़ी पर, छत्तीसगढ़ के माइकल पहाड़ी पर अमरकंटक से होता है। अमरकंटक चोटी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 8 नंबर, चाय खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी होती है, कौन सी होती है? लैटराइट मिट्टी होती है ना। लैटराइट मिट्टी होती है, याद रखिएगा। अब आप तो कहेंगे लैटराइट तो इसमें लिखा नहीं है ना। 8 नंबर में देखिए यहाँ पर लैटराइट मिट्टी तो है नहीं, तो उसको हम अम्लीय मिट्टी कह देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। 8 नंबर का आपका ए नंबर सही है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लैटराइट मिट्टी या आप अम्लीय मिट्टी दोनों आप कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है हाँ बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। हाँ देखिए मानसून का निवर्तन, निवर्तन क्या होता है? देखिए लौटना है ना, मानसून का लौटना। याद रखिएगा 1 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 15 अक्टूबर तक चलती है, तथा दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर हो जाता है। सबसे पहले मानसून का जो निवर्तन है राजस्थान शुरू होता है। ये सबसे पहले जो मानसून का निवर्तन है कहाँ से शुरू होता है? राजस्थान शुरू होता है, याद रखिएगा। शुरुआत की बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत होता है? राजस्थान से शुरुआत होती है इसकी। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है पूर्वी तटीय मैदान में होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा मानसून निवर्तन होता है, आंसर क्या लगाएंगे? उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मानसून के लौटने की क्रिया को हम मानसून निवर्तन कहते हैं, मानसून के लौटने की क्रिया को। तो 9 नंबर का जवाब देख लीजिए, सभी लोगों का डी नंबर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, वेनेजुएला की राजधानी कहां पर है? हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। हाँ बताइए वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछा है हमने, और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी लोग सही देंगे। 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है आपका काराकस, है ना, काराकस बिल्कुल सही है। वेनेजुएला की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है, भारत में चक्रवात, चीन, टाइफून, ऑस्ट्रेलिया, विली विली, ये तो सब आपके सुमेलित हैं। 3 तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये सब आपके क्या है? तूफान है, ये सब सुमेलित है। बट यहाँ पे चौथा नहीं होगा, 3 है तो चौथा नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और ये जो आपकी पाई जाती है ना, यहाँ पर प्रवाल भित्ति, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं या प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये जो आपकी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब अगर आपका आ रहा है कर्क एवं मकर रेखा के बीच, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा, कर्क और मकर रेखा के बीच आपका ये पाया जाता है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे आपको बताना है? हाँ मौलिक कर्तव्यों से, बिल्कुल सही है। इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इस समय 11 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, 14 नंबर देखिए आपको बताना है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ यहाँ पर देखिए काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद नंबर 42। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी वाला नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा?
देखिए भारत का संविधान कहता है 148, कौन सा संविधान का अनुच्छेद है आपका? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 याद रखिएगा। 148 कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे आप कहते हैं, कि एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। याद रखिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, और ये क्या कहते हैं, एक तरीके से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे जो वित्तीय प्रणाली होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, इनमें से आपको विचार करना था, कथनों पर विचार करिए और बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर सभी के सभी सही है ना, उपयुक्त सभी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? हाँ, कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए आपको बताना है। अनुच्छेद नंबर 164 है ना, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 164 का आपका कौन सा है? 164 है आपका, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट का ए में, फर्स्ट का ए में आपका प्रावधान है 164 के फर्स्ट ए में। यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की संख्या यानी विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है ना, 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए रिट जारी करना आप सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं, इसमें रिट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है। ये तो उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर क्या होगा? उच्च न्यायालय होता है, तो आर्टिकल नंबर 226 है, हाई कोर्ट वगैरह है आपके। ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय की। तो 17 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिखा है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, ये वाला प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, 10वीं अनुसूची 1985 दल बदल वाला, है ना। ये हमने बहुत बार बताया आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा, 18 नंबर का बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? हाँ ना, प्रत्यक्ष अगर हम चुनाव की बात करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 19 नंबर का आपका है, भारत शासन अधिनियम आपका है 1919 वाला, ठीक है ना। 1919 वाला यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर बताइए, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जो सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों को उल्लेख है किसमें है? तो ये आपका दोस्तों आर्टिकल नंबर आपका 78 में। अनुच्छेद नंबर कौन से नंबर पे आपका? ये 78 में, 78 में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग काल के नाम से जाना जाता है? चलिए 21 नंबर का कमेंट करिए, यहाँ पर हमारा भी जवाब आ गया, दक्षिण कोरिया, बिल्कुल सही जवाब है ना। दक्षिण कोरिया को मॉर्निंग कैलम, है ना, मॉर्निंग कैलम की भूमि के नाम जानते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है, दक्षिण कोरिया कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। हाँ, प्रातःकालीन शांति की भूमि कही है या मॉर्निंग कैलम कही है, बात एक ही है। और यहाँ पर आपका दक्षिण कोरिया होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ ना, ये देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस जो आपका है, ये जल संरक्षण और रख रखाव को लेकर, जल संरक्षण और रख रखाव को लेकर दुनिया भर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष जो आपका ये 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है ना। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, है ना, बताइए। 28 मार्च को क्या मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। विज्ञान दिवस मनाते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो ये आपका हुआ था आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन था आपका, ये आपका दोस्तों बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, है ना। इसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव है, ये कब पारित किया गया?
है ना। भारत विभाजन, देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए सभी लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन, है ना, भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो 24 नंबर में आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ पर आपका दोस्तों जवाब क्या होगा। चलिए 24 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ, 14 जून 1944 दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में, है ना। 14 जून 1947 याद रखिएगा एक दिन। हाँ 14 जून है आपका, 24 का नहीं, 3 नहीं है, 14 जून ये प्रश्न पूछा गया है। तो 14 जून आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में 14 जून, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो आयोजन है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी आपकी, है ना, तो ये जो आपकी किया गया था यहाँ पर 25 नंबर में, तो ये आपका लॉर्ड वेवेल, ठीक है ना, लॉर्ड वेवेल उसमें आपके गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो सभी को पता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे आपके, लेकिन यहाँ पर बोला गया था किस गवर्नर जनरल के द्वारा यहाँ पर किया गया, तो उसमें लॉर्ड वेवेल थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई। देखिए यहाँ पर अगर हम मंगल पांडे जी की बात करेंगे 8 अप्रैल 1857 को, है ना, 8 अप्रैल डेट याद रखिएगा। देखिए 1857 सब में है, यहाँ पर मंथ और डेट अगर नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। मंथ और डेट दोनों याद रखना है आपका। ये 8 अप्रैल, ठीक है ना, 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। बहावी आंदोलन का जो है प्रमुख है यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र नहीं रहा, और यहाँ पर हमारे बीच देखिए जवाब आ चुका है ना। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, 27 नंबर का देखिए हमारे बीच जवाब आ गया है, और बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है असम। असम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। हाँ, यहाँ पर भी देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, यहाँ पर वीएस नायपाल, ये भी हमने प्रश्न बहुत बार कराया है ना। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो वीएस नायपाल है। और यहाँ पर देखिए 29 नंबर में आपको सूची है ना, उनको आपको क्या करना है, मिलान करवाना है, ठीक है, मिलान करवाइए और जल्दी से मिलान करवाइए। 29 का जवाब क्या होगा। 29 नंबर में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सूरत की संधि जो है ना आपके कितने में 1775, यानी ए का चौथा है, ठीक है ना, ए का क्या है, चौथा है। और यहाँ पर पूना की संधि आपकी हुई थी 1817 में, ए का चौथा बी का तीसरा, ए का चौथा बी का तीसरा। और यहाँ पर पुरंदर की संधि आपकी 1665 में हुई थी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका देवगांव की संधि 1803, यानी यहाँ पर 4312 होगा, 4312 ऑप्शन नंबर सी होगा। जिनका भी 4312 आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर हमारे बीच आ चुका है। गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, बताइए कहाँ से मिलती है। हाँ, मृच्छकटिकम बिल्कुल सही है, 30 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। हाँ देखिए राजा खारवेल जो है ना ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे, जैन धर्म के थे। 31 नंबर का आपका बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। और यहाँ पर भीतरी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर से उत्तर पूर्वी को लगभग 5 मील की दूरी पर आपके ग्राम है ना। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया आपके किससे संबंधित, स्कंदगुप्त से, ठीक है ना, स्कंदगुप्त यहाँ पे होगा।
स्कंदगुप्त होगा, 32 नंबर का बी, स्कंदगुप्त है। अगला प्रश्न बताइए, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? और यहाँ पर बताया जा रहा है कैलाशनाथ जो मंदिर है भारत के तमिलनाडु में स्थित है आपका, ये हिंदू मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है मंदिर आपका है, तमिलनाडु में पड़ता है कैलाश नाथ मंदिर, है ना, कैलाशनाथ मंदिर आपका है। और ये जो बनवाया गया था पल्लव राजवंश के शासक, पल्लव राजवंश के शासक आपके थे, ये पल्लव शासक लिखा है ना, इसके राजवंश उनका नाम क्या था? उनका नाम था राज सिंह, है ना, राज सिंह ने बनवाया था, है ना। अभी देखिए राज सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा। और राज सिंह जो है इनका एक दूसरा भी नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगर मान लो राज सिंह नहीं मिला होगा तो आपको ऑप्शन अगर लिखा है नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना, नरसिंह वर्मन, अगर नरसिंह वर्मन द्वितीय लिखा है तो भी बात सही है। राज सिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय दोनों नाम है इनके, ये पल्लव शासक थे और इन्होंने ही मंदिर आपका बनवाया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति का युद्ध का नायक सेडोक्रोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में ये किसने लिखा है? और यहाँ पर हमारा भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ये जो लिखा गया है आपका 34 नंबर का, ये आपका एरियन, ऑप्शन नंबर एरियन होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? अगर हम 35 नंबर की बात करेंगे तो ये आपका रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है, याद रखिएगा। 0.1 या 1/10, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया आइरिस, बिल्कुल सही है, आइरिस यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां आपकी जाती हैं वृक्कों में, है ना, वृक्क आपका होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वृक्क क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सभी लोग चेक कर लीजिए, वृक्क इसका आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर चेक कर लीजिए। वृक्क जानते हैं क्या होता है? किडनी को कहते हैं, है ना, किडनी को ही कहते हैं वृक्क, याद रखिएगा। वृक्क कहिए या किडनी कहिए, तो ये रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्क यानी किडनी में। अगला प्रश्न बताइए, हाँ अगला प्रश्न बताइए, रक्त का कितना परसेंटेज भाग प्लाज्मा होता है? और ये दोस्तों आपका होता है 55 से लेकर 60% तक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 50% मान लीजिए, है ना, 50% प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल हिस्सा ही होता है। इसमें 92% तो पानी होता है, कितना परसेंट पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर रक्त की बात करेंगे ना तो आपका 55% से होता है, और 55% से 60 लिखा है तो 55 वाला ही बताएंगे। अगला प्रश्न बताइए, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? उत्तरदायी हार्मोन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आंसर बताइए क्या होगा? पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया है, फ्लोरेजिन या फूल हार्मोन इसी कहते हैं ना। यहाँ पर फ्लोरेजिन लगा दीजिए, फ्लोरेजिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ये आपका होता है परावर्तन और अपवर्तन दोनों की वजह से होता है ना, परावर्तन अपवर्तन दोनों की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ये हमने कई बार आपको बताया है। एक ही पदार्थ के मध्य अगर लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 41 का, और 41 का जवाब आ चुका है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर आपका ससंजक बल होगा, ठीक है ना, ससंजक बल आपका होगा।
अगला प्रश्न बताइए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभी 42 का सी। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है ना, क्या मुक्त होता है बताइए। और 43 कह रहे हैं यहाँ पर OH आयन, बिल्कुल सही है, OH आयन है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? देखिए वैसे तो आप देखे होंगे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। और जब कोई चीज़ खट्टी होती है एसिड होता है, और एसिड समझते हैं अम्लीय कब होता है, जब 7 से कम होता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होगी। होती कितनी है? अब आप कहेंगे 44 नंबर में 2 होती है ना, लगभग 2 होती है। तो 2 के आसपास यही लिखा है 2.2, इसी को बताएंगे। पीएच वैल्यू 2 होती है, याद रखिएगा। 2 और 3 के बीच होता है, मतलब 2 से ज़्यादा और 3 से कम होता है। एक बार ऑप्शन दिया गया था 2 और 3 के बीच में, तो यही वाला मारिएगा। अगला प्रश्न बताइए, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? यह आपका होता है श्यानता, ठीक है ना, श्यानता की वजह से होता है। अगला प्रश्न बताइए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है, साइकोफाइट्स कहते हैं ना, सीओफाइट्स लिखा है, इसी को हम सीओफाइट्स, हाँ बिल्कुल सही है, सीओफाइट्स होगा, या साइकोफाइट्स भी इसको लिख देते हैं है ना। साइकोफाइट्स कहिए या थियोफाइट्स, तो यहाँ पर सीओफाइट्स, ठीक है ना, सीओफाइट्स होगा, याद रखिए। सीओफाइट्स, सीओ यानी SCIO, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SCIO ये लिखते हैं, SCIO, सीओ फाइट्स, PHYTES। चलो आगे बढ़ते हैं। मेनरीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन 2 देशों के बीच स्थित है? मेनरहीन लिखा हुआ है ना। मेनरहीन जो है ये कौन सीमा है? मैकमोहन तो आपने सुना ही होगा, वो तो आप कहेंगे भारत चाइना के मध्य है। यहाँ पर मेनरहीन लिखा हुआ है, मेनरहीन जो आपकी है 47 नंबर, ये आपका रूस और फिनलैंड के मध्य, याद रखिएगा, रूस और फिनलैंड। बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और उम्मीद है आप सभी का जवाब सही आया होगा, 22 मई को, 22 मई। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? और ये आपकी शुरुआत की गई थी 2007 में, बिल्कुल सही है ना, 2007 में की गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। 49 नंबर का ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? सबसे प्रचलित अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है CPI। और CPI होता क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, याद रखिएगा। CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या? CPI है। CPI का होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो अगले प्रश्न हमारे स्टार्ट है, यहाँ पर आप दे सकते हैं कुछ। हम यहाँ पर लास्ट में वन लाइनर जरूर कवर करते हैं पढ़ाने के बाद। तो आज हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म से वन लाइनर पॉइंट लिए हैं, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, सभी को पता है। गौतम बुद्ध का जन्म निरंजना नदी किनारे हुआ था, है ना, लुम्बिनी में हुआ था, वहाँ नेपाल के पास पड़ता है, लिखा तो है नेपाल, लुम्बिनी में हुआ था 563 में। इनकी मृत्यु कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी किनारे ज्ञान प्राप्त। अब देखो नदी कौन सी है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? फल्गु नदी किनारे। तो ज्ञानो याद रखिएगा, निरंजना नदी, फल्गु नदी, है ना, फल्गु नदी। यहाँ पर आपका क्या? फल्गु नदी किनारे ज्ञान प्राप्त, ज्ञान की बात हो रही, फल्गु नदी। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर दे सकते हैं, बुद्ध ने अपना पहला सर्वाधिक उपदेश जो है आपका सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की जो परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी आपकी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर्वसम्मति से क्या किया था? स्त्री रत्न घोषित किया गया था।
सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, एक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड। ये नाम याद रखिए, कई बार पूछा गया है आपका। और बौद्ध संगीत के बारे में भी हमने बहुत बार आपको बताया है ना। ये कब हुई थी, प्रथम कब हुई थी, राजगृह, अजात शत्रु, काला शोक, है ना, ये सब आपकी है। माँ कश्यप, सभा कामी, इस तरीके से। जैन धर्म के संस्थापक हमने आपको कल ही बताया था। ये 22वें और 23वें की बात करेंगे, अरिष्ट नेमी, और 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24वें आपके थे महावीर स्वामी। आपके महावीर स्वामी थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार। एक बार ऑप्शन में बिहार राज्य ऑप्शन दिया था, बिहार, है ना, बिहार, राजस्थान, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। ये कुंडग्राम वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। पावापुरी भी आपका बिहार में ही पड़ता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अपने 11 गर्भधरों में यहाँ पर विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है। स्यादवाद और अनेकांतवाद किस संबंधित है? आपका जैन धर्म से है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, चंपा, है ना। प्रथम जैन भिक्षुणी क्या थी? चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। उनके दामाद जो आपके थे ना, वो आपके क्या थे? दामाद इनके जामिल थे ना, ये प्रथम अनुयायी थे। कुछ देखिए यहाँ पर जैन संगीतियाँ दी गई हैं। जैन संगीत में अगर हम बात करते हैं, प्रथम की बात करेंगे 300 ईसा पूर्व है, पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय की बात करते हैं 512 में वल्लभी आपके यहाँ पर स्थल है, और यहाँ पर आपके अध्यक्ष थे आपका क्षमा श्रवण। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत जैन धर्म में जो आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे वो भी हमने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक